Hello guys, welcome to Viva classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग लेकर आए हैं 10 कदम सीरीज का पार्ट 2, जिसमें हमने 10 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके पास लेकर आने, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। इसके अलावा जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि मैम हमें चैप्टर वाइज भी चाहिए, तो हम 10 अच्छे क्वेश्चन हर चैप्टर के भी 10 कदम सीरीज में लेकर आएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर पार्ट को बहुत ध्यान से देखिए, आपका एग्जाम जरूर अच्छा रहेगा। हमारी गुड विशेस आपके साथ हैं। तो चलिए हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो हमने ज्यादा क्वेश्चन सबसे पहले हर पार्ट में इंटीग्रेशन के लेने की कोशिश करी है। तो 10 कदम सीरीज पार्ट 2 में अभी हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। सेम पैटर्न है, 4 क्वेश्चन हमने अभी इंटीग्रेशन के लिए हैं, एओआई का एक लिया है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का लिया है आपके पास, एंड देन हमने 3D के 2 क्वेश्चन लिए हैं, वेक्टर का एक क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट जो कि पार्ट 3 में हम लेकर आ रहे हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी के 10 बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे, यानी चैप्टर वाइज, जैसे कि आपकी रिक्वेस्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन के, वेक्टर के 10 अच्छे क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर से ऐसे ही 10 क्वेश्चंस मिक्स, ताकि आप लोगों को हर चैप्टर की रिविजन हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इंटीग्रेशन का है। आपको दे रखा है 0 से लेकर 1 लिमिट दे रखी है और कह रखा है कि इस इंटीग्रेशन का आंसर 0 के इक्वल है, और यहां पर आपको मिसिंग वैल्यू के निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार कुछ अलग सा क्वेश्चन देखकर घबरा जाता है बच्चा। तो चलिए फिलहाल आपको दे रखा है कि इस इंटीग्रेशन का आंसर 0 है और आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो ये आप लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल लेके चलेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेट कर लीजिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 3 एज इट इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, 2 एज इट इज एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और के का इंटीग्रेशन के एक्स। नाउ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये लिमिट हमें लगानी है। अब लिमिट कैसे लगाते हैं, जो भी एक्सप्रेशन आपके पास बचा है उस पूरे में पहले 1 माइनस उस पूरे में 0 पुट करेंगे। तो देखिए ये एक्सप्रेशन हमारे पास बचा, अब इस पूरे में हम 1 पुट करेंगे। देखिए हम ब्रैकेट प्रॉपर लगाते हैं, अगर आप क्वेश्चन को सही से करना चाहते हैं, लिमिट वाले खास तौर पे, तो इस पूरे में x की जगह 1 रख दीजिए, होगा 1 1, ये हो गया k माइनस लोअर लिमिट, यहां पर सब जगह 0 पुट कर दिया। तो ये आपके पास बचा 2 प्लस के माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास k की वैल्यू आ गई -2। सिंपल से शुरू करेंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, जरूर देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने हमारी इंटीग्रेशन की एक 1 शॉट वीडियो देखी हो, उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन लिया है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत बार एग्जाम में आता है। और अभी फिलहाल जो हम आपके पास वीडियोस लेकर आ रहे हैं उसको हम 10 ईयर में से देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन 10 ईयर पेपर में भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कई लोगों को याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ अपने स्टेप्स रिवाइज करते जाइए। देखिए सबसे पहले इन दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, बिकॉज ये दोनों अलग अलग ही इंटीग्रेट होंगे, साथ में नहीं हो सकते। तो दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया। अब लॉग हो, टेन इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, इनका इंटीग्रेशन कैसे होता है, बाय पार्ट से, राइट। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स जरूर होता है, लेकिन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है। तो ये एक टर्म है, इसको इनटू में हमने 1 ले लिया, यहां पर भी बाय पार्ट्स लगेगा, अगर आप चाहें तो यहां पे भी बाय पार्ट्स लगेगा। मेरी एक एडवाइस है, जब किसी भी एक क्वेश्चन के अंदर 2 बार बाय पार्ट्स लग रहा हो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि किसके बाय पार्ट्स लगाने से दूसरी टर्म आ सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि log x है, तो हो सकता है कि 1 अपॉन log x स्क्वायर बन जाए, लेकिन इससे ये होना मुश्किल है। तो हम यही करेंगे कि इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे और वेट करेंगे। देखिए जरूर बेनिफिट होगा, ये टर्म आएगी और कट जाएगी। ज्यादातर मैंने क्वेश्चंस में ऑब्जर्व करा है, आप भी जितने क्वेश्चंस करेंगे आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ता जाएगा, कि जब एक क्वेश्चन में 2 बार बाय पार्ट्स लग रहा हो, तो एक ऐसी टर्म होती है जिसको बाय पार्ट्स लगाने पर दूसरी टर्म आ जाती है, तो आपको 2 बार इंटीग्रेट नहीं करना पड़ता। तो फिलहाल इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है। क्या होता है बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन होल का इंटीग्रेशन, और ये टर्म हम एज इट इज रखेंगे। तो देखिए फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ दिस, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड देन होल का इंटीग्रेशन। तो ये एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डीएक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स, ये एक्स आया था, इसको हमने आगे लिख दिया। ना इसका डेरिवेटिव लेंगे तो log एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन log एक्स, फिर इसका दोबारा लेंगे तो 1 अपॉन एक्स। 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स आ गया, और फिर होल का इंटीग्रेशन था, एक्स एक्स कट गया, क्या बचा आपके पास, एक्स log एक्स, ये बच गया 1 अपॉन log एक्स, राइट। ये सॉरी यहाँ पर कुछ भी नहीं है आपके पास, सॉरी, अच्छा ये तो हमने इंटीग्रेट कर दिया डायरेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास बचा 1, ठीक है, dx, और ये एज इट इज टर्म हम चला ही रहे हैं। अब इसमें फिर से बाय पार्ट्स लगा दीजिए। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड, कैसे, आइलेट पर जाइए तो लोगैरिथम अलजेब्रा से पहले आता है, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, तो लॉग वाला फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि इसने x की जगह ली है तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स,
ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का डेरिवेटिव। नाउ 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x। अब ये देखिए इससे कट गया, ध्यान से देखिएगा, और ये वाली टर्म हमारी एज इट इज चल रही है। अब देखिए ये आपके पास टर्म आ गई, माइनस ओपन कीजिएगा, x अपॉन लॉग x आ गया। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस आ गया आपके पास। फिर ये वाला जब आप माइनस खोलोगे ये अंदर माइनस जाएगा तो ये बन गया इंटीग्रेशन -1 अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का, तो ये वाली टर्म इससे क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जब आप माइनस खोलेंगे तो आपके पास ये गया और ये रहा आपके पास इसका आंसर, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको इन वीडियोस को देखने के बाद इंटीग्रेशन के अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएं। तो आपके पास e की पावर x और विद इन ब्रैकेट इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है। जब भी e की पावर x दिख जाए तो बाय पार्ट्स वाली एक्सरसाइज देखिए, वैसे भी बाय पार्ट्स ही लगेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो बाय पार्ट्स वाली एक्सरसाइज आप याद करिए। अब बाय पार्ट्स वाली एक्सरसाइज में 2 टॉपिक थे, एक में सिंपल बाय पार्ट्स लग रहा था और एक में e की पावर x का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला था। तो कोशिश करा करो अगर आपको ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन और e की पावर x दिखे तो वो वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर ज्यादातर चांसेस उसी क्वेश्चन के हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करा, 2 टर्म बनानी पड़ेगी उस फॉर्मूले के हिसाब से, sin 4x अपॉन दिस एंड 4 अपॉन दिस, इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए। देखिए ये एज इट इज लिखा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। अब उस फॉर्मूले में बीच में प्लस होता है, तो मैंने जो ये माइनस था इसको यहाँ पर लगा दिया और बीच में प्लस हो गया, ताकि ये e की पावर x fx प्लस f डैश x बन सके। ठीक है, फिलहाल अभी है नहीं, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। आपको पता है जहां पर भी मुझको 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दिख जाता है, गोल्डन फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सेम यहां पर भी लगा दिया। और अगर आपने नीचे हाफ एंगल कर दिया तो ऊपर भी करो, तभी बात बनती है। तो साइन 4 थीटा मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो नीचे अपने गोल्डन फॉर्मूला लगाया, जो लोग भी हमसे जुड़े हुए उनको पता है हमारा गोल्डन फॉर्मूला क्या है। और क्योंकि नीचे आपका हाफ एंगल हो गया तो ऊपर भी हाफ एंगल कर दीजिए, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन से x साइन कैंसिल आउट हो गया, राइट। ये हमने इसको कैंसिल कर दिया, क्या बचा अब आपके पास, cos 2x अपॉन साइन 2x, इट्स cos 2x, यहाँ पे प्लस रहने दिए, माइनस अंदर 2, 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, cos सेकेंड स्क्वायर 2x। अब आपका काम हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखें कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर 2x, और 2x का दोबारा डेरिवेटिव लोगे तो 2, बिल्कुल सेम डेरिवेटिव है आपके पास। तो ये आपके पास इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है, e की पावर x fx प्लस f डैश x, राइट। यहाँ पे प्लस था, पहले ही प्लस कर दिया था इसको। किसके आंसर के इक्वल होता है, e की पावर x fx, यानी ये लिख दो और फंक्शन लिख दो प्लस c, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाता है। नहीं तो आपको यहाँ पर बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ये आता है, बट अगर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है जी, तो चलिए हमारा आंसर आ गया e की पावर x cot 2x प्लस c। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये भी आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट मिसलेनियस एग्जाम्पल है, 10 ईयर में भी बहुत बार आया हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि जो आपका एंट्रेंस है उसमें डोमेन स्पेसिफिक में एनसीईआरटी फोकस्ड ही रहेगा, तो पहली प्रेफरेंस एनसीईआरटी को ही दीजिए। उसको आने के बाद ही आपका सेकंड नंबर पर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। जब भी जनरली हमको ट्रिगो नजर आती है तो हम उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, यही फिनोमिना रहता है। तो कॉट एक्स को हमने लिख दिया कॉस अपॉन साइन और साइन को लिख दिया साइन अपॉन कॉस। नाउ एलसीएम लिया, रूट अलग अलग लगाकर आप एलसीएम ले सकते हैं। तो रूट साइन एक्स और रूट कॉस एक्स एलसीएम आ गया आपके पास। फिर अगर ये एलसीएम है तो रूट कॉस एक्स को इससे मल्टीप्लाई, रूट साइन एक्स को इससे मल्टीप्लाई, तो रूट कॉस एक्स को रूट कॉस एक्स से करेंगे कॉस एक्स, रूट साइन एक्स को रूट साइन एक्स से करेंगे तो साइन एक्स। यहां तक पहुंच गए। ये क्वेश्चन भी आपके पास कई बार पेपर में आता है। अब क्या करना है, इन जनरल नीचे अगर साइन 2x हो और ऊपर कॉस प्लस साइन या कॉस माइनस साइन हो, तो यही तरीका आपने फॉलो करना है जो भी हम करने वाले हैं। तो आप क्वेश्चन को मत देखिए, आप क्वेश्चन की फॉर्म को देखिए, इसी फॉर्म से रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ साइन 2x बनाना है, तो हमको 2 अंदर लाना है। तो ऐसे तो आएगा नहीं, रूट 2 होना चाहिए, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये देखिए रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और जो रूट 2 था वो एक ही रूट में चला गया, है ना। अगर हम यहाँ रूट 2 लिखेंगे भी तो क्या होगा, एक ही रूट में तो चला जाएगा वो, तो एक ही रूट में चला गया, ये रूट बाहर है। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या बन गया, साइन 2x। एक बार ये फॉर्म आपको दिख जाए तो आपने क्या करना है, यहां पर साइन 2x की आइडेंटिटी निकालेंगे हम लोग। ठीक है, ऊपर अगर प्लस है तो नीचे माइनस का फॉर्मूला, और माइनस है तो प्लस का फॉर्मूला, याद रखिएगा। अगर यहाँ प्लस है तो मैं फॉर्मूला ले रही हूँ कॉस माइनस साइन, या फिर साइन माइनस कॉस भी ले सकते हैं। तो देखिए साइन माइनस कॉस, ऐसा मैंने क्यों लिया, मुझे पता है कॉस किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का, है ना। और आपके पास कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो बेसिकली मैंने इसका फंक्शन क्या हो सकता है वो बनाया है। तो कॉस किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का, और साइन एक्स प्लस का कब आया होगा, जब यहाँ माइनस कॉस एक्स रहा होगा। ठीक है, या सिंपल लॉजिक, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ले लीजिए। इसके होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलिए,
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 और ये बन गया साइन 2x। यहां से हमने साइन 2x की आइडेंटिटी निकाली है। अब चाहते तो हम डायरेक्ट आपको फॉर्मुला भी लिख सकते थे, बट हम आपको दिखाना चाहते थे कि कैसे ये फॉर्मुला बना। तो साइन 2x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो हमें यहाँ प्लस लेना होता, तभी बेनिफिट होगा, राइट। चलिए अब आपके पास साइन 2x की जगह हम इसको रख देंगे क्योंकि इसके इक्विवेलेंट है। देखिए हमने इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया, बस। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इस एक्सप्रेशन को आप टी लेट करेंगे तो ऊपर उसका क्या चल रहा है, डेरिवेटिव चल रहा है। तो देखिए अब हम इसको क्या कर देंगे, टी पुट कर देंगे। तो देखिए हमने टी पुट कर दिया साइन माइनस कॉस एक्स को, इसका डेरिवेटिव कॉस और इसका आता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब dx वहां चला जाएगा dt अपॉन दिस, तो ये एज इट इज ये हो गया रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और यहां से आपने dx की वैल्यू निकाली, dx वहां चला जाएगा, ये इसके अपॉन में, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए। दिस इज योर आंसर। बहुत सारे बच्चों को लगेगा एनसीईआरटी से आंसर मैच नहीं कर रहा, मेथड डिफरेंट है बट आंसर गलत नहीं है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्वियसली एओआई का यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। क्योंकि सैंपल पेपर में लेस देन मोर देन वाले क्वेश्चंस हैं, तो मैंने कोशिश यही करी है कि सबसे पहले आपका उसको लेकर डर हटाना जरूरी है। तो हमने दोबारा से इस पार्ट में भी यही क्वेश्चन लिया है, ऐसा सा ही क्वेश्चन लिया है। तो देखिए ये आपके पास है, आपको कहता है इसका ग्राफ बनाइए। सबसे पहले दो अलग अलग ग्राफ हैं और ग्राफ इनइक्वालिटी के लिए इक्वालिटी के बनाए जाते हैं, तो हमने इनको दोनों को अलग कर लिया। एक है मॉडुलस x माइनस 1 लेस देन, मतलब बेसिकली आप इसको सकते हैं y ग्रेटर देन दिस और y लेस देन दिस। अब आप इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दीजिए, सिंपल लैंग्वेज में इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ग्राफ इक्वालिटी का ही बनेगा आपके पास। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला ग्राफ तो मॉडुलस का है, y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1। हमें पहले भी कई बार बता चुके हैं कि मॉडुलस का ग्राफ हमेशा v शेप बनता है। अब v की स्टार्टिंग कहां से होगी उसके लिए बहुत आसान सा रूल है, आप इसे 0 के इक्वल रखिए। आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इसका मतलब अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे y 0, यानी इसका जो वर्टेक्स है वो 1,0 है। और बहुत नॉर्मल सी बात है, 1 ये लिख दिया हमने नंबर लाइन पर, 1 के राइट में ये पॉजिटिव लाइन होगा और 1 के लेफ्ट में ये नेगेटिव होगा। यानी इस मॉडुलस को हटाने पर यहाँ प्लस माइनस लगता है। तो अगर आप 1 के राइट में देखेंगे तो प्लस फेस और नेगेटिव में देखेंगे, मतलब लेफ्ट में देखेंगे तो नेगेटिव फेस। तो यही हमने इसके दो टुकड़े कर दिए। ये देखिए सबसे पहले तो आपको वर्टेक्स मिल गया 1,0, ठीक है ना। फिर हमने लिखा कि इसकी दो लाइंस होंगी क्योंकि वी शेप जो होगा उसमें इस लाइन और इस लाइन को नेम भी तो करना पड़ेगा ना। तो उसने बोला अगर एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है यानी 1 के राइट में है तो ये पॉजिटिव फेस है ना, प्लस लगा हुआ है आगे। और अगर एक्स की वैल्यू 1 और 1 से छोटी है तो नेगेटिव लगा दिया मॉडुलस हटाकर। तो ये दो लाइन होती है, 1 से बड़े के लिए ये वाली लाइन हो जाएगी, जैसे मान लीजिए 1,0 है ये, तो ये वाली लाइन हो गई y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और ये वाली लाइन हो जाएगी दिस वन लेफ्ट में, राइट। अब ये दूसरा ग्राफ y इज इक्वल टू रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा तो हमने कोई ग्राफ देखा नहीं है रूट में, तो हमें पता नहीं है क्या शेप होती है, तो हमने काम करा स्क्वायरिंग कर दी। रूट हटाने के लिए यही तरीका होता है, y स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको समझ में आ गया कि ये सर्कल है बिकॉज एक्स स्क्वायर भी है और y स्क्वायर भी, क्योंकि पैराबोला नहीं हो सकता ये आपके पास, राइट। और एलिप्स के लिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ होना जरूरी है। तो ये आपके पास सर्कल है, एक्स स्क्वायर को हम इधर ले आए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 5 को हमने लिख दिया रूट 5 का स्क्वायर। तो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा 0,0 और इसकी रेडियस कितनी आ गई 5, तो इसका सेंटर 0,0 और इसकी रेडियस आ गई रूट 5। तो हमें समझ आ गया एक सर्कल है और एक आपके पास वी शेप का ग्राफ है। तो सबसे पहले सर्कल बनाते हैं ऑब्वियसली हम लोग। तो देखिए हमने सर्कल बना दिया, ये सर्कल है हमारे पास, इसमें हम ऐसा 5 और -5 5 और -5 प्लॉट करने के बाद सर्कल बना दिया। 0,0 इसका सेंटर है और हमें पता है जो हमारा ये कर्व है उसको 1,0 लेना है और यहां से लाइन इस तरफ, यहां से लाइन इस तरफ, और हमें इन दोनों का बाउंडेड एरिया निकालना था। तो ये दोनों का बाउंडेड एरिया हो गया, सर्कल के अंदर का एरिया लेना है आपको। ये देखिए क्योंकि इसमें क्या है, इसमें अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा लाइक दिस, ठीक है। तो इस सर्कल के अंदर का एरिया आ गया आपके पास, और आपके पास इसमें भी इसके अंदर का एरिया आएगा। तो ये आपके पास बाउंडेड एरिया हो गया दोनों का, क्लियर। अब हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना जरूरी है, यानी यहां से इंटरसेक्शन पॉइंट और यहां से इंटरसेक्शन पॉइंट। और इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए पहले आपको इस कर्व का नाम देना पड़ेगा। तो हमने आपको बताया था कि 1 के राइट में लाइन कौन सी होगी, ये वाली, तो ये हो गई y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। और 1 के लेफ्ट में कौन सी लाइन होगी, ये रही, दिखा है ना 1 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में हो गया, इसको हमने माइनस से अंदर इंटू कर दिया तो ये -x + 1 हो जाएगा, तो इसको हमने लिख दिया 1 - x, राइट। अब इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों का निकाल लिया हमने। सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पर, तो हमारे पास ये सर्कल है और ये हमने लाइन ले ली, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करा जाता है इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो हमने यहां से y की वैल्यू ली x - 1, यहां रख दीजिए। अगर आप x - 1 का होल स्क्वायर करेंगे
तब भी वही रिजल्ट आएगा, और आप 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तब भी। यानी अगर आप सर्कल का इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं या सर्कल का इस लाइन के साथ, एक ही बात है, एक ही बात है, इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों से ही आ जाएगा। तो क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, अब यहाँ पर हमने फॉर्मुला ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 5। ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन गया, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके हमने काट दिया, तो आपके पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके x की 2 वैल्यूज आ गई, एक 2 आ गई और एक आपके पास कितनी आ गई, -1 आ गई। तो 2 ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में होगी और -1 यहाँ होगी। अब हमको रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमने आपको पहले भी बता रखा है कि कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा कहीं पर भी आए तो प्लीज अप्लाई मॉड्यूलस। तो हम यही करेंगे, देखिए हम लिखेंगे -1 से 0, -1 से 0 सर्कल के नीचे का एरिया, लेकिन हमें लाइन के नीचे का एरिया नहीं चाहिए, और वो भी ये वाली लाइन, लाइन 2 और ये लाइन 1 है। तो लाइन 2 का एरिया हमको इसके नीचे का नहीं चाहिए, और ये वाला एरिया मैंने लिख दिया मॉडुलस में। क्या लिखा? -1 से 0 सर्कल, ये सारा आ जाएगा, माइनस लाइन 2 के नीचे का एरिया, प्लस 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक सर्कल, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक सर्कल, और फिर लाइन 2 का एरिया माइनस, प्लस 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक सर्कल के नीचे का फिर से चाहिए आपको, माइनस लाइन 1 का एरिया। दोबारा समझिए, -1 से 0, क्यों? इसको मॉडुलस में पुट करना है हमने, तो -1 से इसीलिए हमने 1 तक नहीं लिया डायरेक्ट, -1 से 0 सर्कल, उसमें से ये लाइन के नीचे का एरिया नहीं चाहिए, तो -1 से 0 सर्कल माइनस लाइन 2, दिस इज लाइन 2, फिर 0 से लेकर 1 तक सर्कल माइनस लाइन 2, लेकिन हम मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, 1 से लेकर 2 सर्कल माइनस लाइन 1, राइट। तो इन्हीं को हम पुट करेंगे, सर्कल में से y की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आएगी y की वैल्यू? ये आ जाएगी √5 माइनस एक्स स्क्वायर, और लाइन 2 और लाइन 1 की वैल्यू तो है ही है। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो बस अब इसमें वैल्यू रखेंगे हम, सर्कल में से y की वैल्यू और लाइन में से y की वैल्यू, राइट, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए अब हम वैल्यू रख रहे हैं, सर्कल की आ गई आपके पास 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और लाइन 2 थी हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी लाइन 2 थी आपके पास, तो यहाँ पर भी सेम ही आ जाएगा आपके पास, बस ये मॉडुलस में एरिया है और ये नॉन मॉडुलस है। यहाँ पर आपके पास लाइन 1 है, तो ये आ गया √5 माइनस एक्स स्क्वायर, और लाइन 1 थी पॉजिटिव वाली x माइनस 1। नाउ टेक इंटीग्रेशन, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आप इसको लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट वाली। √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है आपके पास x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a, x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। तो ये लगा दिया हमने, यहाँ पर हमने माइनस ओपन कर दिया, ये हो जाएगा -x और ये प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, यानी इंटीग्रेशन भी ले लिया और थोड़ा साइन भी हमने चेंज कर दिया, और मॉडुलस में सेम इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पर भी है, सेम है ना, सेम यहाँ पर भी इंटीग्रेशन होगा, बस ये हो जाएगा -x स्क्वायर बाय 2 पहले और ये +x। अब आपने इसमें क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, जो कि ध्यान से पुट करनी है, बिकॉज इसकी वजह से आंसर में दिक्कत आती है। चलिए तो वैल्यू रखते हैं, इस पूरे में पहले 0 यानी अपर लिमिट x की जगह पर, माइनस पूरे में -1। तो देखिए अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, देखिए पूरे में हमने 0 रखा, ये देखिए 0 रखा तो ये 0 हो गया, साइन 0/5 इस साइन, ये भी 0 होता है, ये 0, तो पूरा का पूरा टर्म देखो, एक टर्म हमने लिखा है 0, ये अपर लिमिट पुट है, माइनस, फिर हमने यहाँ x की जगह -1 पुट करा, तो ये -1/2, 5 - 1 करेंगे तो ये √4 आ गया, साइन इनवर्स -1/√5, ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया आपके पास 1/2, और मॉडुलस लगा दिए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया है ना, इसमें हमने ये लिमिट लगाई। उसके बाद सेम, अब देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसमें हम पूरे में पहले x की जगह 1 पुट करेंगे, -0। अपनी कैलकुलेशन चेक करने के लिए आप बेशक यहाँ देख सकते हैं, ये हमने अपर लिमिट पुट करी है 1, और फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करी 0, ठीक है, प्लस ऐसे ही हम नीचे आए तीसरे वाले एक्सप्रेशन में, ये देखिए तीसरा वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है, पूरे में x की जगह 2 पुट किया हमने, ये देखिए अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट पुट करी, ठीक है। अब √4 का मतलब क्या होता है, 2, जहां जहां √4 दिख रहा है उसको 2 बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। साइन इनवर्स में से नेगेटिव बाहर आ जाएगा आपके पास। अब देखिए माइनस चल रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ, और ये भी 2 था, तो ये कितना बन गया आपके पास 1। अब साइन इनवर्स का भी नेगेटिव बाहर आया और ये भी नेगेटिव बाहर आया, तो ये प्लस 5/2 साइन इनवर्स 1/√5, ये कितना आएगा 3/2, ये माइनस से टकराया, -3/2 हो गया, राइट। सिमिलरली √4 को आपने सॉल्व करा, 2 कट कर 1 आ गया आपके पास, 5/2 साइन इनवर्स 1/5, ये सॉल्व करा आपके पास -1/2 आ गया। सेम यहाँ पर ये आ गया 1, ठीक है, 5/2 साइन इनवर्स 2/5,
ये आ गया -2 + 2, ये तो कट ही गया आपके पास। सिमिलरली ये भी कितना आ गया आपके पास -1, इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। बस कटिंग कम से कम करनी है, ये कोशिश करना है तो आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होगा। अब काफी चीजें कट रही थी, जैसे ये इससे कट रहा था, -1 + 1 से कट रहा था, तो उनको काट कर बाकी का जो बचता है वो आप आंसर लिख दीजिए। ये वाला मॉडुलस में था, मैंने इसको मॉडुलस में ही सॉल्व करा, बाकी पार्ट को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, बाकी सब कुछ जो कट रहा था उसको काट दिया, और ये रहा आपके पास इसका आंसर। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने ये ठीक करा है या नहीं करा है, राइट। सिर्फ ध्यान से आपने कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। तो आप कोई भी एग्जाम उठा के देखेंगे ऑर्डर डिग्री पे क्वेश्चन जरूर है। सीबीएसई का सैंपल पेपर उठा के देखेंगे ऑर्डर डिग्री पे क्वेश्चन जरूर है, सेकंड क्वेश्चन ही है आपके सैंपल पेपर का, तो आपको जरूर समझ के जाना है ऑर्डर और डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, बेशक आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है, और फिर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने ठीक बताया था या गलत बताया था। अगर आपने सही बताया था तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ऑर्डर क्या होता है, आपने कितनी बार डेरिवेटिव लिया है ना, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी की पावर को डिग्री कहा जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, कई लोग कहेंगे 3 है, गलत है। देखिए dy/dx दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर तभी होगा जब d²y/dx होगा। ये नहीं कि आप इसकी पावर 2 लगा देंगे, नहीं, वो तो फर्स्ट डेरिवेटिव की डिग्री हुई है ना। जब ये होगा तभी सेकेंड ऑर्डर होगा। जब आपके पास यहाँ क्यूब होगा ऐसे, तब ये 3 ऑर्डर होगा, यानी यहां पर इससे डिसाइड होता है ये। तो ये dy/dx है, इसकी पावर जो मर्जी उसे छोड़िए आप, dy/dx है, इसका आपने डेरिवेटिव लिया, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था उसका दोबारा डेरिवेटिव लिया, यानी आपने डेरिवेटिव कितनी बार लिया, यानी आप देखिए अब d और d कितना बनेगा, ये d² बनेगा ना, तो कितना ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ 2। और डिग्री किसकी देखनी है, इसकी देखनी है आपको, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी डिग्री कितनी है 1। तो ऑर्डर कितना है बच्चों यहाँ पर 2 और डिग्री कितनी है 2। दोबारा समझिएगा, इसको मत देखिए, dy/dx है ना, ये नहीं देखना आपने, इसका आपने डेरिवेटिव लिया यानी d² बनेगा। अगर ये d³ बनता तो बात अलग थी, तो ये क्या बन रहा है d²। अगर ये ऐसे होता d²y/dx² का क्यूब, तब भी ये मैटर नहीं कर रहा। अगर इसकी dy/dx दे देगा, इसका मतलब आप सेकंड ऑर्डर को फिर से d से करोगे तो ये क्यूब हो जाता, राइट। तो अभी यहाँ पर ऑर्डर 2 डिग्री 1, तो हमारा सम कितना आ जाएगा 3। एक और पार्ट लिया है हमने इस क्वेश्चन में, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, या तो आप dy/dx लेते हैं या dx/dy लेते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को यहीं रखकर हमने ये dx/dy को वहां ले गए, रेसिप्रोकल हो गया dy/dx। बहुत क्लियर है, 3 फॉर्म होती है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की, या तो होमोजीनियस, या फिर लीनियर, या सेपरेबल। तो सबसे पहले देखिए आप इन तीनों मेथड को लिख लो, सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर, ठीक है। अब एक बात पक्की है कि इसमें सेपरेबल नहीं है, क्योंकि x और y एक दूसरे के प्लस माइनस में है, तो उनको सेपरेट करना मुश्किल है। ट्राई कर लीजिए कि अगर x वाली टर्म को आप एक तरफ ले जा सकते हैं तो ट्राई कर लीजिए। √x अगर एलसीएम आ जाएगा तो वो x की जगह एक बार चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों टर्म में प्लस माइनस है तो सेपरेबल नहीं होगा। होमोजीनियस तो ये कतई नहीं है, क्यों? होमोजीनियस में e की पावर x/y या y/x बनानी पड़ेगी, और e की पावर √x है। आप पावर में कभी भी x/y या y/x नहीं बना सकते खुद से, ऑलरेडी बना हुआ होना चाहिए, तो होमोजीनियस भी नहीं लगेगा। तो बहुत ऑब्वियस है कि इसमें कौन सी फॉर्म लग रही है, लीनियर फॉर्म लग रही है, राइट। तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैसे भी निकालने को कहा था, तो इसमें पता ही था हमको लीनियर है, लेकिन हम आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखकर ये समझाना सिखा रहे थे कि कौन सी फॉर्म लगेगी। तो चलिए सबसे पहले आपको पता है dy/dx + py = q फॉर्म होती है, तो इस हिसाब से ये y वाली टर्म इसके साथ होनी चाहिए। तो इसको हम वहां ले गए, और ये खैर एक जगह पे पड़ा रहा, तो ये वहां चला गया इसके पास, और ये यही था, बस हमने इसको राइट साइड पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। dy/dx + py, यानी y को छोड़कर p होता है, तो p कितना आ गया 1/√x, और ये सारा का सारा जो राइट साइड पे ये q हो गया। हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज e इंटीग्रेशन p dx, राइट। नाउ e p क्या है आपके पास रूट, अब ये क्या बन जाएगा √x, मतलब x की पावर हाफ ऊपर जाएगी तो x की पावर -½ तो x की पावर -½ का आप इंटीग्रेशन लेंगे तो -½ + 1 अपॉन में -½ + 1। कई बच्चों को याद भी होगा 1/√x का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2√x होता है। तो आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था, तो एग्जाम में ऐसे 2 पार्ट बन के भी आपके पेपर में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्वियसली नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर, राइट। इफ a and b are 2 vectors such that a.b modulus is equal to a cross b modulus, then what is the angle between a and b? देखिए आप ये मत देखिए कि यहाँ क्या दे रखा है, इससे मत घबराइए, पर इसने जरूर है एंगल ए और बी के बारे में बात करिए, और यहाँ डॉट भी यूज कर रखा है, क्रॉस भी यूज कर रखा है। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले डॉट और क्रॉस का फॉर्मूला लिख लीजिए कि डॉट और क्रॉस में होता क्या है। तो वही हमने किया, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, a.b मॉडुलस, जैसे उसने लगाया था तो हमने भी लगा दिया, क्योंकि वैसे तो डॉट में कांस्टेंट ही आता है, ठीक है, तो मॉडुलस लगाने से भी कुछ वो वेक्टर नहीं बन जाएगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो a.b वेक्टर
ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, यही होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला डॉट में। ऐसे ही आपके पास हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, फिर ये जो चीज थी इसको वहां ले गए, ठीक है, इक्वेशन 1 ले लिया। दूसरा फॉर्मूला लिखा क्रॉस वाला साइन थीटा का, जो कि होता है क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी मॉडुलस, उसमें तो लगाना जरूरी है बिकॉज इसे स्केलर सॉरी वेक्टर आता है, उसको हमें कांस्टेंट में बदलना होता है। नीचे यही आता है सेम, इसको वहां ले गए, इसकी वैल्यू आ गई। तो बेसिकली हमने क्या किया, अपने फॉर्मूले लिखे और इन दोनों की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हमको क्या दे रखा था कि ये दोनों इक्वल है, यानी ये और ये चीज इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ऑब्वियस सी बात है, राइट। अब देखिए ये चीज इससे कट गई और हमारे पास आ गया cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आपको पता है cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कब होता है, 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू इक्वल होती है 1/√2। तो इसका मतलब हमें एंगल मिल गया 45 डिग्री विच इज π/4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3D पर बेस्ड। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट्स दिए हैं, प्लेन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी और ये लाइन दे रखी है। तो वैसे अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में लाइन का प्लेन से एज सच कोई डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं है ना, एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर है। तो आप लोगों का वही फॉर्मूला यहां लगेगा, पर क्यों लगेगा उसका रीजन हम आपको बताते हैं। इसने कहा इस लाइन का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालिए। तो बेसिकली यही होता है कि वो लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है, कुछ इस तरीके से फिगर बनती है इसकी, ये प्लेन है और ये लाइन है। आपको इस लाइन का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। तो बेसिक मतलब यही होता है कि आप जो लाइन का पासिंग थ्रू पॉइंट है उसका डिस्टेंस आपने प्लेन से निकालना है। तो बात तो वही होगी ना, एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस फॉर्मूला निकालिए, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देता है लाइन का प्लेन से डिस्टेंस फॉर्मूला निकालिए, ठीक है। करना हमको वही है। तो सबसे पहले लाइन में से पासिंग थ्रू पॉइंट निकालिए। तो आपको पता होगा जो लाइन में पहला आपके पास होता है वो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो जो ए वेक्टर होता है उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो पासिंग थ्रू पॉइंट होते हैं। तो ये लाइन का पासिंग थ्रू पॉइंट था 3, 5, -2। अभी इस पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, उसके लिए मुझे प्लेन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उसके लिए मुझको 3 पॉइंट्स गिवन है। तो अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन बनाने का क्या फॉर्मूला होता है, ये देखिए, ये आपके पास फॉर्मूला। हमने x1 y1 z1 ले लिया, इसे x2 y2 z2 x3 y3 z3 ले लिया। क्लियर है, याद रखेंगे। प्लेन का लाइन से डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। जनरली वो जो लाइन होती है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर होती है। आप चेक भी कर सकते हैं कि लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है, कैसे, लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं और प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास लाइन का प्लेन से डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकाला जा रहा है। तो आप एक प्लेन की इक्वेशन बना लीजिए पहले, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। इसमें x y z कुछ नहीं पुट होगा, x1 y1 z1 ये रहा, x2 y2 z2 ये रहा, x3 y3 z3 ये रहा। तो x माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर, राइट, ये देखिए, और x2 माइनस x1, तो 1 में से 1 चला गया, x3 माइनस x1 -2 में से चला गया, या गया -3। सेम y माइनस y1 आ जाएगा y2 यानी 2 माइनस 1, ठीक है ना, और एक बार 2 माइनस 1, क्लियर। सिमिलरली z माइनस z1 और ये आ जाएगा z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1, दैट इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट की तरह एक्सपैंड कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, कैसे एक्सपैंड करेंगे, x माइनस y को एज इट इज, ये कॉलम और ये रो भूलेंगे, 1 माइनस 1 दैट इज -2। नाउ ये आपने एज इट इज लिखा, इस रो और इस कॉलम को भूलेंगे 0 और ये हो जाएगा +3, ठीक है। फिर z लिखेंगे, इस रो और इस कॉलम को बोलेंगे 0 +3। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई, 2x + 3y - 3z - 5 = 0। हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई। और लाइन का प्लेन से डिस्टेंस निकालने का यही तरीका है कि जो लाइन का पासिंग थ्रू पॉइंट हो और जो प्लेन है उनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दो, यानी पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस फॉर्मूला का जो आपको फॉर्मूला आता है वही अप्लाई होगा यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ax1 + by1 + cz1 + d। बस सिंपल सी बात है, जो प्लेन की इक्वेशन है उसमें x y z की जगह x1 y1 z1 पुट कर दो, नीचे a² b² c² ये प्लेन के कोफिशिएंट्स हो गए। तो ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है, बस आपने काम करना है x y z की जगह x1 y1 z1 पुट कर देना और कुछ नहीं है। यही है ना, ax1 by1 cz1 - d। तो यही किया हमने, देखिए 2 × ये 3 पुट कर दिया, ये x1 y1 z1 है। और abc क्या है, a है 2, b है 3, c है -3 और d है -5। यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया। आपके पास इसको सॉल्व करा तो यार है 22/√22, ऊपर 22 को हमने लिख दिया √22 का स्क्वायर, कट कर आपके पास आंसर आ गया √22 यूनिट्स। एक और 3D का अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन
पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू थिंग्स। ये भी प्लेन की इक्वेशन है, अगर आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू डी, है ना। तो आपके पास ये भी, सॉरी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, तो ये भी आपके पास दोनों प्लेन की इक्वेशन है। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। मुझे ज्यादातर पसंद है कि कार्टेशियन फॉर्म बदल दूं, उससे ज्यादा बेटर लगता है, तो मैं जनरली आपको इसी तरीके से समझाती हूँ। तो ये आपके पास प्लेन 1 मुझे गिवन है, ये प्लेन 2 गिवन है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक प्लेन जा रहा है, उसकी इक्वेशन मुझको निकालनी है ना। तो ये प्लेन आपके पास है, इन दोनों के प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन जा रहा है, उसकी इक्वेशन आपने निकालनी है। वो हम कैसे निकालते हैं, और ये भी दे रखा है जो आपका ये प्लेन आपको चाहिए दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इससे आपको लैम्डा निकालने में मदद मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले इस प्लेन को हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान होता है, आई जे के हटाकर एक्स वाई जेड लगा दो, तो 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 1 को इधर ले आए, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। प्लेन 2 एक्स वाई को हटाकर सिर्फ आई जे के को हटाकर एक्स वाई, एक्स माइनस वाई प्लस 0z प्लस 4 इज इक्वल टू 2। तो ये प्लेन 1 था, ये प्लेन 2 था। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन जा रहा है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2। मैंने इसको लैम्डा से अंदर इंटू कर दिया। फिर आप क्या करते हैं, एक्स वाले कॉमन, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये बन गया 2 प्लस लैम्डा एक्स, ये बन गया माइनस 3 माइनस वाई, वाई कॉमन आ गया, सॉरी माइनस 3 माइनस लैम्डा वाई, और ये आपका 4z एज इट इज, और ये आपके पास माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ये वो प्लेन है जो हमको निकालना था, प्लेन 3, पर इसमें कमी रह गई, लैम्डा की वैल्यू नहीं है। लैम्डा निकल जाएगा, उसके बाद ये प्लेन की इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसी के लिए वो आपको बता रहा था कि जो ये प्लेन है, ये गिवन प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन के और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो का मल्टीपल 0 के इक्वल होगा। पहले तो मैं इस प्लेन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये बन गया 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 8 इज इक्वल टू 0, दैट इज प्लेन 4। ये देखिए आई जे के की जगह एक्स वाई जेड, सिंपल। अब हमें दे रखा था प्लेन 3 प्लेन 4 पर परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ये देखिए, और इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 माइनस 1 और 1, इनका मल्टीपल निकाल लीजिए इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 2, माइनस 3 माइनस लैम्डा इंटू माइनस 1, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। हमने सॉल्व करा तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस 11/3। माइनस 11/3 को हम यहां पर पुट कर देंगे। देखिए ये देखिए प्लेन 3 में आप माइनस 11/3 पुट कर दिए, जहां जहां आपको लैम्डा नजर आ रहा है, और आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ये देखिए हमने यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रख दी माइनस 11/3, जहां जहां लैम्डा था। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के पास आपके पास ये इक्वेशन ऑफ प्लेन डिराइव हो गई P3। ये क्वेश्चन तो आपने एनसीईआरटी में भी किए हैं डेफिनेटली, राइट, कि दो प्लेन्स गिवन हैं, उनके इंटरसेक्शन से एक प्लेन जाता है, उसके बाद लैम्डा निकालने के लिए आपको बोलता है कि वो जो प्लेन है वो किसी और प्लेन पे परपेंडिकुलर है। लैम्डा निकालने के बाद आप लैम्डा को पुट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और पार्ट था। इस क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन था कि आपको चेक करना था कि लाइन की इक्वेशन गिवन थी। सॉरी मैंने क्वेश्चन उस टाइम पूरा रीड नहीं करके बताया आपको। ये जो लाइन है, एक लाइन दे रखी थी और आपसे कहता है प्रूव करो कि जो ये लाइन है ये इस प्लेन पर लाई करती है। ऐसी इक्वेशन दे रखी थी ये, और आपको कहता है ये जो लाइन है ये इस प्लेन पर लाई करती है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इस लाइन का जो पासिंग थ्रू पॉइंट होना चाहिए वो प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहले तो लाइन की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा ताकि हमें इसका पासिंग थ्रू पॉइंट मिले। उसके लिए सबसे पहले मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया, इसमें से 3 कॉमन लिया, ये देखिए, राइट। अब हमें ये 2 और 3 भी गायब करनी है। उसके लिए 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया x माइनस 1/6, y माइनस 2/3, z माइनस 4/3। नाउ ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x माइनस x1/a, y माइनस y1/b एंड z माइनस z1/c। तो x1 y1 z1 कितना हो गया 1 to 4। अब जो ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि ये लाइन जो है वो प्लेन के ऊपर लाई करती है। तो बस हमने ये पॉइंट लिया 1 to 4 और प्लेन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में x y z की जगह पुट कर दिया। और क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड मैच कर रही है तो आप कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट लाइन पर था ये प्लेन पे भी है। इसका मतलब ये जो लाइन थी ये प्लेन पर लाई कर रही है। चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी एक एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डेफिनेटली 10 ईयर एग्जाम में भी पूछा गया है, एग्जाम लास्ट ईयर के एग्जाम से भी पूछा गया है ये। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, मतलब 52 कार्ड में से एक कार्ड गुम जाता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ पैक, अब जो बचे हुए कार्ड हैं 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो 2 कार्ड निकाले गए एंड आर फाउंड टू बी क्लब। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग ऑफ क्लब। ये बेस का क्वेश्चन है, कैसे पता चला मुझको? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बेस में ना बड़ा लॉजिकल तरीका है कि पहले कुछ हुआ फिर कुछ होता है। तो सबसे पहले उसने कहा पहले तो एक कार्ड घुमा,
फिर जो बचे हुए कार्ड थे उसमें से 2 कार्ड निकाले और वो दोनों कार्ड कॉमनली क्लब ही होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे खोया हुआ कार्ड क्लब हो या ना हो, भाई 2 कार्ड जो निकाले वो क्लब है, तो कॉमन बात आ जाती है। तो यहाँ बहुत नॉर्मल सी बात है कि पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि लॉस्ट कार्ड कौन सा है। तो हमने इवन इवेंट लिया, ये 52 पत्ते होते हैं आपके पास, 13 क्लब, 13 स्पेड, 13 हार्ट, 13 डायमंड, राइट। लॉस्ट कार्ड मान लीजिए इवन इवेंट है, लॉस्ट कार्ड इज क्लब, और E2 इवेंट है, लॉस्ट कार्ड इज नॉन क्लब, यानी इनमें से कोई गुमा होगा, स्पेड, हार्ट या डायमंड में से। कॉमन बात यही थी कि 2 कार्ड जो आपने बाद में निकाले रिमेनिंग स्लॉट में से वो क्लब ही होने चाहिए। तो चलिए, अगर लॉस्ट कार्ड क्लब है तो उसका मतलब 13 में से कोई एक पत्ता गुम गया होगा, 13/52। और अगर लॉस्ट कार्ड क्लब नहीं है, ये E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो इनमें से हुआ होगा, तो 39/52। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया 1/4 और ये 3/4। अब हमें बताना है कि अगर लॉस्ट कार्ड क्लब था और हमने जो 2 कार्ड निकाले वो क्लब निकले, तो अब खुद सोचिए कि अगर लॉस्ट कार्ड क्लब था तो अब कार्ड कितने रह गए होंगे, 12, और इसमें कितने रह गए होंगे, 51, राइट। अब आपको कहता है कि आपने 2 कार्ड निकाले और वो क्लब ही निकलने चाहिए, तो 12/51 पहला कार्ड इंटू 11/50 सेकेंड कार्ड के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है जी। सेकेंड, अगर आपका लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं था, सॉरी क्लब नहीं था, फिर आपने 2 क्लब के कार्ड निकाले, तो अभी भी यहाँ पूरे 13 पत्ते हैं, लेकिन टोटल 51 हो चुके हैं। तो 13/51 यानी 13 में से कोई एक पत्ता निकलेगा और 51 में से कोई एक निकलेगा। फिर आपने पत्ता निकाल के साइड पे रख लिया। अब क्लब में से कितने हो गए, 12/50। तो यह आपके पास बेस थ्योरम का कंडीशन बनकर तैयार हो गया। अब अगर आपसे E1 या E2 की प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो ये पक्का बेस है, अगर ये ना पूछे तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस करके छोड़ दीजिएगा। देखिए क्या पूछा था इसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी लॉस्ट कार्ड बीइंग इज क्लब, यानी इसने मुझसे E1 की प्रोबेबिलिटी पूछ ली। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बताना है। E1/A कैसे बताएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट मींस दिस इनटू दिस, ये आपके फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, अपॉन टोटल कैसे लिखते हैं, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। इन्हें सिंप्लीफाई करिए। देखिए मैं काटने से बेटर कहूंगी कि ये देखिए इनका एलसीएम सेम आएगा, नीचे से एलसीएम ले लीजिए, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिए, पूरा 4, 51 और 50 कट जाएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, 11/50। आई होप आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको किसी भी तरीके की हमें सजेशन देनी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लविंग सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।